बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 5 है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमिना का नाम है जिसमें एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से उसके पास जो दूसरी कॉइल पड़ी है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये यहाँ पे एक मैंने कॉइल बनाई है, उसके नीचे पी लिखा है, एक कॉइल बनाई है उसके नीचे एस लिखा है। ये प्राइमरी कॉइल है, इसको प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं कि इसका सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया हुआ है, यानी बैटरी लगाई हुई है। सेकेंडरी के साथ कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है क्योंकि इसने करंट को डिटेक्ट करना है कि सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंड्यूस्ड करंट इसमें है या नहीं। ये जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, इसमें ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसका मतलब है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो जो सेकेंडरी पास पड़ी हुई है उसमें भी कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा। सो ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ना कोई चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, नथिंग, एंड गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्योंकि आपको पता है कि ये ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस्ड होती है जब आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी में कोई चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं आ रहा। सो हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज कर देंगे, आपको पता है कि यहाँ से एक करंट जो है इसमें फ्लो करेगा। अब इस करंट जो जितना भी ये करंट फ्लो करेगा, आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंगली बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी प्राइमरी में। अब सेकेंडरी जो है ये बिल्कुल पास पड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में से भी पास होगी। इसका मतलब है कि सेकेंडरी में पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही थी, अब एकदम से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई मोमेंटली जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन वापस फिर जीरो पे आ जाएगी। वजह उसकी क्या है कि जो आपके पास फ्लक्स में चेंज तो आई है, लेकिन वो वो जो उसके चेंज चेंज आई है और आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट फ्लो हुआ है, लेकिन उसमें फर्दर चेंज आती नहीं रही। क्यों? करंट कांस्टेंट हो जाएगा, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, सो आपके पास फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स जब इसमें कांस्टेंट होगा तो जो इसमें से पास हो रहा है, सेकेंडरी में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो अब जब कांस्टेंट फ्लक्स हो गया तो आपको पता है कि फिर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, क्योंकि ईएमएफ की शर्त है कि फ्लक्स में चेंज आनी चाहिए। जितनी देर फ्लक्स में चेंज आती रहेगी उतनी देर ही आपके पास सेकेंडरी में जो है वो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता रहेगा। सो उसके लिए ये देखें, आपके पास यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा हुआ है। ये रियोस्टेट का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपने इसको जो है ना इस्तेमाल करना है, इसके रेजिस्टेंस जो है सर्किट की कम ज्यादा होगी। मैं इसको नीचे को ले आऊंगा, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसको ऊपर को ले जाऊंगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। जब आप इसको नीचे को लेके आएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वैसे करंट बढ़ जाएगा। अगर मैं उसको ऊपर को लेके जाऊँ, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम हो जाएगा। तो आप जितना देर इसके साथ इसका करंट वेरी करते रहेंगे, उतना देर आपके पास जो है इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और ये सेकेंडरी इसके पास पड़ी हुई है, सो इसमें से भी फ्लक्स चेंज होता रहेगा और आपके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो पैदा होता रहेगा। अच्छा, आपको पता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, इसका फ्राडेस लॉ है कि माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अब हम ईएमएफ उसकी बात कर रहे हैं जो इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है। तो ये डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी और आपके पास सेकेंडरी में फ्लक्स में कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे हमने ये जो फ्राडेस लॉ का ही फार्मूला लिखा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो अगर हम कहें ना अकेला फाई एस, यानी इसका मतलब है कि ये जो सेकेंडरी कॉइल बनी हुई है, इसकी एक लूप में से पास होने वाला फ्लक्स, अगर मैं कहूं एन एस इंटू फाइव एस। अब एन एस क्या है? इसकी टर्न्स की तादाद है, सेकेंडरी की टर्न्स की तादाद है। ये जो सामने आपके पास टर्न्स हैं, एक दो तीन जितनी भी है, तो एन एस इंटू फाइव एस ये टोटल आपके पास फ्लक्स हो गए जो सेकेंडरी में से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो टोटल फ्लक्स ऑफ द पासिंग थ्रू द सेकेंडरी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट ऑफ द प्राइमरी, क्योंकि जब इसमें करंट ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली बी ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है ये बी डॉट ए होता है। तो आपके पास जब बी ज्यादा होगा तो आपके पास फ्लक्स ज्यादा होगा प्राइमरी में, और वो सेकेंडरी से लिंक्ड है, तो तो आपके पास सेकेंडरी में से भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द प्राइमरी। तो यही चीज हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ शो की है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। ये जो m है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है,
और इसी को म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स कहते हैं कि यानी इन दो कॉइल्स की आपस में जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो ये एम है। अच्छा, अब एम किसके इक्वल है, यानी एन एस इंटू फाइव एस ओवर ये आई पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास जो है एम का एक फार्मूला है। एम किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो एम ये चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की जो कॉइल्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल्स उन पे डिपेंड कर रहा है, ये जो ये जो बाउंडिंग हुई हुई है, यानी जो तार बाउंड की हुई है, ये किस कोर मटेरियल के ऊपर बाइंड की गई है, क्योंकि वो कोर मटेरियल जो है वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स को इनहांस करने का काम करता है। इनकी क्लोजनेस कितनी है, एक दूसरे से कितनी दूर है, ये कितनी पास है, तो एम जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है वो इन चार चीजों पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, लेकिन अब जब आपके पास एक ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बनी हुई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब इनमें से ड्यूरिंग इस काम के दौरान इसमें से कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं होनी, जो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि इन चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसी प्रैक्टिकल के दौरान तो ये आपने चार चीजें जो है वो चेंज नहीं करनी, तो एम जो है बेसिकली वो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे बताया कि एम जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर अब यहां से ही मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अब देखें मैंने दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया। अब डेल्टा लगाना वेरी सिंपल, देखें ये जो अब डेल्टा है ये एन एस के साथ नहीं लगेगा, क्यों, ये तो कांस्टेंट है, चेंज तो किस में आनी है, फ्लक्स में चेंज आनी। अब यहाँ एम के साथ डेल्टा नहीं लगेगा क्योंकि एम तो कांस्टेंट है, तो प्राइमरी का जो करंट है उसके साथ डेल्टा लगेगा, यानी ये जो प्राइमरी का चेंजिंग करंट है, तो जो चेंज इन करंट इन द प्राइमरी होगा वही चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी का बायस बनेगा। सो हमने ये जो डेल्टाज हैं ये इधर करंट के साथ लगाएंगे और इधर जो है फ्लक्स के साथ लगाएंगे। अच्छा, अब ये आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी का फार्मूला था जो हमने फैराडेज लॉ की मदद से लिखा था। अब इसी फार्मूले में ये वाली जो चीज है एन एस इंटू डेल्टा फाइव एस, ये एन एस इंटू डेल्टा फाइव एस, अभी हमने वो प्रूव की कि वो एम इंटू डेल्टा आई पी के बराबर है, तो हमने यहाँ पे एम इंटू डेल्टा आई पी पुट कर दी। अच्छा, ये आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का फार्मूला आ गया। अच्छा, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की आपके पास क्या थी डेफिनेशन थी कि प्राइमरी में करंट की चेंज की वजह से जब सेकेंडरी यानी पास पड़ी हुई किसी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करती है तो उस फिनोमिने को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सो ये ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी का फार्मूला आ गया। अच्छा, अब इसमें इससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमें इस नेगेटिव से यानी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें इससे कंसर्न नहीं है। अगर हम m की वैल्यू देखना चाहें तो ये देखें m इज इक्वल टू ये ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ओवर ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो m जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी के डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। देखिए ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, सो ये वोल्ट आ गया, ये जो डेल्टा टी है ना ये बटे का बटा है, ये ऊपर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो टाइम का यूनिट सेकंड है तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, करंट का यूनिट एम्पेयर है तो ये बटे में है तो इसलिए लिखा ये वोल्ट सेकंड ऊपर है, करंट नीचे है तो उसका यूनिट एम्पेयर है, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ठीक है, इसको हेनरी भी कहते हैं। ये आपके पास एक साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी, उनके नाम पे इसका यूनिट है म्यूचुअल इंडक्शन का, और इसको कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट, ये जो नेगेटिव साइन है ना वो ये शो कर रहा है कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इन द सेकेंडरी वो ऐसे होगी कि वो जो चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी हो उसको अपोज कर रही है, यानी अगर प्राइमरी में करंट बढ़ रहा है तो भी वो उसका सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का बायस बन रहा है, और अगर प्राइमरी में करंट कम हो रहा है तो फिर भी वो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का बायस बन रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वो आपको पता है कि वो अपोज करते हैं चेंज को जिसकी वजह से वो पैदा हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है वो यही शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी में पैदा हो रही है ना वो चेंज ऑफ करंट ऑफ द प्राइमरी को अपोज करेगी, यानी अगर वो बढ़ रहा हो तो उसको कम करने की कोशिश करेगी, अगर कम हो रहा हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसमें एक बात और
कि यहाँ पे हमने बता दिया कि जी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है और ये इसका हेनरी की स्टैंडर्ड यूनिट है। अब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो किन पेयर ऑफ कॉइल्स का जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होगा। तो अब इसको देखें जरा कि आपके पास ये एम म्यूचुअल इंडक्टेंस ये 1 हेनरी कब होगी? जब आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी 1 वोल्ट हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी वो 1 एम्पेयर पर सेकंड हो। मिसाल के तौर पे इसमें 14 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, वो 15 एम्पेयर हो गया 1 सेकंड में। तो इसमें 1 एम्पेयर पर सेकंड की चेंज आए, जिसकी वजह से सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो वो 1 वोल्ट हो। तो उन पेयर ऑफ कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी वो 1 हेनरी होगी। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।